बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ना, अब हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर की डेफिनेशन और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को उसमें चेंज होगा तो क्या करेंगे। अच्छा ना, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर किसी को लेट्स से बिज़नेस करना है तो वो अपना जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकता। उसके लिए उसको सेक्शन 74 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रेफ़र करना होगा। अच्छा, इस सेक्शन के मुताबिक हमारे पास तीन तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं। एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर और तीसरा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर तो बहुत इजी है। अगर आपका ईयर एंड है 30 जून तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। और अगर आप अपना अकाउंट्स बनाते हैं लेट्स से 1 जुलाई 2018 से लेकर के और 30 जून 2019 तक, तो फिर ये हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2019। ओके। अच्छा, अब ये है स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा ना, स्पेशल टैक्स ईयर का कंसेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें एक कंपनी है ए लिमिटेड। अच्छा, उसने अपना नॉर्मल टैक्स ईयर रखा और उसने अपने अकाउंट्स बनाए 1 जुलाई 2016 से लेकर के और 30 जून 2017 तक। इसे आप कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2017। अच्छा, एक और कंपनी है बी लिमिटेड। उसने अपने अकाउंट्स बनाए 1 जनवरी 2016 से लेकर के और 31 दिसंबर 2016। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है स्पेशल टैक्स ईयर है, लेकिन ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2016 या 2017? तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट भी हुआ 2016 में और हमने उसको क्लोज़ भी किया है 2016 में, तो ये टैक्स ईयर 2016 होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो भी स्पेशल टैक्स ईयर है आप ये देखें कि उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, उसका अपना ईयर एंड क्या है और जो भी ईयर एंड है, जो भी क्लोजिंग डेट है, वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के इन बिटवीन है। ओके। तो ये जो हमारा 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग डेट है ये ऊपर वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में आ रही है। तो आप ऊपर वाला अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर 2017 है तो हमारा ये भी स्पेशल टैक्स ईयर भी 2017 ही होगा। ओके। अच्छा ना, अब आप एक काम करें कि जो कंसेप्ट आपको बताया गया है उसको मज़ीद समझने के लिए आप ऊपर वाला पैराग्राफ ज़रा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा ना, अब अगर मैं एक और आपको ईयर लिख के दूँ 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च 2017। अच्छा, ये भी चूँकि जो ईयर एंड हमारा है, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2017, ये ऊपर वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में ही आ रही है, तो ये भी टैक्स ईयर 2017 ही कहलाएगी। एक और ईयर अगर हम देख लें तो अब ये जो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है 1 अक्टूबर 16 से लेकर के और 30 सितंबर 2017 तक, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो ज़ाहिर इस नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में नहीं आ रही है, तो ये आपका होगा टैक्स ईयर 2018, क्योंकि डेफिनेटली अगले नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में आएगी। तो अगर हम एक रफ आइडिया ले लें कि अगर हमारा जो टैक्स ईयर है वो 2008 हो तो उसके लिए पॉसिबल ईयर एंड्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल 12 मंथ्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जनाब 1 जुलाई 2007 से लेकर के और 30 2008 अगर है तो ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। और स्पेशल टैक्स ईयर में 31 मार्च 2008 भी ईयर एंड हो सकता है, 31 दिसंबर 2007 हो सकता है और 30 सितंबर 2007 भी हो सकता है। ओके। अच्छा ना, अब कुछ बच्चों के जहन में एक थोड़ा छोटा सा कन्फ्यूजन होता है कि जनाब ये तो हमारे 6 महीने एक टैक्स ईयर में हो गए, 6 महीने दूसरे टैक्स ईयर में हो गए, तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि हम 6 6 महीने में इसको डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर टैक्स ईयर 2017 के लिए अगर टैक्स रेट था मिसाल के तौर पर 31%, मिसाल के तौर पर, ओके, तो अब क्या होगा कि ए लिमिटेड के ये जो ऊपर के 12 महीने हैं, ठीक है ना, इसके लिए वो 32% पे करेंगे और बी लिमिटेड के ये जो 12 महीने इसके लिए वो 32% टैक्स पे करेंगे। तो हम कभी भी इसको 6 मंथ में डिवाइड नहीं करते, हमारे पास 12 मंथ्स का ही ईयर एंड होता है, लेकिन कंपनी टू कंपनी उसमें डिफरेंस हो सकता है। सबके लिए टैक्स ईयर 2017 ही कहलाता है। ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब स्पेशल टैक्स ईयर की एक और ख़ास बात यह है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जिसमें एफबीआर ने उनका ईयर एंड स्पेसिफाई कर दिया, उनका टैक्स ईयर स्पेसिफाई कर दिया, स्पेशल टैक्स ईयर। ओके। उसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे
अगर कोई शुगर मिल है तो उसके लिए 30 सितंबर है। अगर कोई बैंक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके लिए 31 दिसंबर है। तो अगर आज कोई नया बैंक ओपन होता है और वो अगर जून ईयर एंड रखना चाहें तो नहीं रख सकते, इसलिए कि जब एफबीआई ने स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आपकी चॉइस ख़त्म हो जाती है। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड ना हो। अच्छा, ये तो कुछ एग्जांपल्स है ना, लेकिन एक लिस्ट है कि किन किन केसेस में उन्होंने स्पेशल ईयर स्पेसिफाई किए में एफबीआर ने। ओके, अच्छा अब अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें एफबीआर ने स्पेसिफाई ना किया हो और अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी भी रीज़न से 30 जून नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा कि आपको टैक्स अथॉरिटी से कोई एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको परमिशन दे सकती है स्पेशल टैक्स ईयर की। अच्छा, एक जो हमारे रीज़न बहुत कॉमन रहता है वो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है तो नॉर्मल मैनर में तो उसका ईयर एंड 30 जून ही होना चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उसकी कोई फॉरेन कंपनी है, उसने आपकी कंपनी में मोर देन 50% शेयर परचेज कर लिए, तो फॉरेन कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी बन गई क्या, सब्सिडी कंपनी। ओके, तो अब होता ये है कि जब कोई होल्डिंग कंपनी हो और एक सब्सिडी कंपनी हो तो उसमें होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स अलग बनते हैं, सब्सिडी के अकाउंट्स अलग बनते हैं, और एक और अकाउंटिंग होती है कंसोलिडेशन। ओके, तो कंसोलिडेशन पर्पज़ के लिए बेहतर ये है कि जो ईयर एंड होल्डिंग कंपनी का हो वही ईयर एंड सब्सिडी का हो, लेकिन ऐसा कोई लाजमी नहीं है। ओके, वेल फिजिबल यही होता है। तो अब ऐसे में ये हो सकता है कि ये एक रीज़न आपके पास आ गया, सॉलिड रीज़न, कि हमारी एक होल्डिंग कंपनी है उसका ईयर एंड कुछ और है तो हम भी वही रखना चाहते हैं। तो अगर आप एफबीआर को ज़रा कन्विंस कर दें थ्रू एविडेंस और अदरवाइज, तो वो आपको परमिशन दे सकते हैं। ओके, अच्छा इसका मतलब हुआ कि अब हम स्पेशल टैक्स ईयर को दो से डिवाइड कर सकते हैं। एक स्पेशल टैक्स ईयर वो है कि जो स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर है, जैसे बैंक से केस में 31 दिसंबर है। ओके, और एक वो है कि जहाँ पर एफबीआर ने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन बहरहाल आपको एफबीआर से परमिशन ज़रूर चाहिए होगी। ठीक है ना, आप अपने तौर पर अगर कोई ईयर एंड रखना चाहते हैं, सितंबर है, मार्च है, जो भी है वो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या बैंक है, वो किसी 31 दिसंबर के अलावा किसी और ईयर एंड की परमिशन भी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि एफबीआर ने स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, अच्छा ये चार्ट अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है। इसके बाद अब ट्रांजिशन टैक्स ईयर सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान है। देखिए बात ये है कि एग्जांपल अगर समझ लें तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। एक कंपनी है लेट्स से ए लिमिटेड। अच्छा, उसका अपना ईयर एंड था 1 जुलाई 15 से लेकर के और 30 जून 2016। वो नॉर्मल टैक्स 2016 था। अच्छा ना, अब इसके अकाउंट्स बन गए और ये ईयर मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टर्स ने डिसाइड ये किया कि हम अपना ईयर एंड चेंज करते हैं। अच्छा, चेंज किया उन्होंने 31 दिसंबर। उन्होंने एफबीआर को एप्लीकेशन दी और या कमिश्नर को एप्लीकेशन दिया, उसने एक्सेप्ट भी हो गई वो एप्लीकेशन। तो अब होगा ये कि जब ये अकाउंट्स बन चुके हैं 30 जून 2016 के, तो इसके फ़ौरन बाद जब दिसंबर के अकाउंट्स बनेंगे तो वो 12 मंथ्स के तो नहीं बनेंगे, या तो बनेंगे 6 मंथ्स के या फिर बनेंगे 18 मंथ्स के। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है उसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि मोर देन 1 ईयर के अकाउंट्स आप ना बनाएं, आप लेस देन ईयर के अकाउंट्स आप बना लें। ओके, अच्छा कैसे कहा गया उसको कि ये आपका है प्रीवियस फुल टैक्स ईयर ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा, न्यू फुल टैक्स ईयर ऑफ 12 मंथ्स वो आपका होगा 1 जनवरी 2017 से लेकर के और 31 दिसंबर 2017। और इन दोनों प्रीवियस फुल टैक्स ईयर और न्यू फुल टैक्स ईयर, इसके बीच में जो गैप है, ये गैप है असल में ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो अब आप देखें गैप कहाँ से कहाँ तक है। ये गैप आपका बनता है 1 जुलाई 2016 से लेकर के और 31 दिसंबर 2016 तक, और ये हम कहेंगे इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ये भी 2017 क्यों कहलाएगा, इसका भी कंसेप्ट वही है कि जो भी आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, आप देखेंगे उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, और क्लोजिंग डेट जो है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में आ रही है। ओके,
अच्छा जनाब, तो अब ऐसे में इसको आप ज़रा पढ़ लें। अच्छा जनाब, इसके बाद फिर अब ये चेंज आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज तक कोई काम खुद से किया है? ओके, तो आंसर होना चाहिए, डिपेंड करता है। खैर देखिए, अब चेंज आसान है, इसको पढ़ लेते हैं हम। अगर आप नॉर्मल टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टेक्सचर पर आप आएँ, तो आप कमिश्नर को एप्लीकेशन दें और वो आपको परमिशन दे सकता है। अच्छा, इसी के सेम अगर आप पहले से ही स्पेशल टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आप अपने आप को कन्वर्ट करें किसी नए स्पेशल टेक्सचर पर या नॉर्मल टेक्सचर पर, तो फिर आपको कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इससे बात क्लियर हुई कि अगर आप फर्स्ट टाइम नॉर्मल टेक्सचर रखना चाहते हैं तब तो आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक मरतबा परमिशन के साथ स्पेशल टेक्सचर यूज़ करना शुरू कर दिया और बाद में अगर आप नॉर्मल पर आना चाहते हैं तो फिर आपको परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ओके, हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका स्पेशल ईयर एफबीआई ने स्पेसिफाई किया है, फिर आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओके, अच्छा, उसके बाद अब कमीशन की जो आपने एप्लीकेशन दी है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बताएं कि नीड क्या है, रीज़न क्या है। ओके, अच्छा इसके बाद अब ये जो पैरा नंबर डी है इसका ज़रा बैकग्राउंड सुनिएगा। ठीक है, फर्स्ट करें कि मैं कमिश्नर हूँ, आपने मुझे एक एप्लीकेशन दी अपना ईयर एंड चेंज करने के लिए। अच्छा, अगर मुझे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, आपने दी इसलिए है। लेकिन अगर आप मुझे मुझे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली रिजेक्शन का ऑर्डर आपको नहीं दूंगा। उसका एक प्रोसीजर ये है कि पहले मैं आपको एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं किस रीज़न पर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। आपको टाइम मिलेगा 15 डेज 20 डेज, जो भी टाइम मिलेगा उसमें आप अपनी एक्सप्लेनेशन सबमिट करें। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन सही है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी एक्सप्लेनेशन सही ना हो तो फिर वो उसको फाइनली रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अगर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप जाएंगे किसके पास, एफबीआई के पास। आप किसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल आप नहीं कर सकेंगे और जो भी एफबीआई का डिसीजन है वो फाइनल होगा। और यही प्रोसीजर वहाँ भी एप्लीकेबल होगा जहाँ पर आपने पहले एप्लीकेशन दी थी, कमिश्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और बाद में क्या उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, अपनी अर्लियर जो अप्रूवल है उसको विड्रॉ कर सकता है। आंसर यस। तो अब आप ज़रा एक काम करें, ये आप ज़रा पैराग्राफ पढ़ लें। अच्छा ना, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अच्छा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।